गुड इवनिंग सभी को। तो हमारा टॉपिक कल चल रहा था शास्त्रीय काल, प्राचीन यूनान की कला के तथ्यों पर हम चल रहे थे और उसमें हमने शास्त्रीय काल पर चर्चा की थी। शास्त्रीय काल पर कल हम आरंभिक शास्त्रीय काल पर डिपेंड होकर के आए, उसको हमने देखा विधिवत। उसी में हमने बताया था, ठीक है, पेडिमेंट्स क्या है बताया था, सेल्ला क्या है, इन सब के बारे में मैंने विधिवत बताया था। जियुस और हेरा के मंदिरों को चर्चा किए थे, आपको याद होगा। और इसी के साथ में हमने आपको विधिवत जो समझा दिया था मंदिर की संरचना। और इस समय हमने कहा था कि जो प्राचीन यूनानी कला है उस यूनानी कला के अंतर्गत कहीं ना कहीं पर एक चीज बेटा और आ चुकी थी कि जो पात्र चित्रण कला हमारी कहीं ना कहीं पर आर्किक युग में चरम विकास पर थी। इसमें 14 प्रकार के पॉटरीज, हम एम्फोरा पॉटरी वगैरह पढ़ करके आए थे। उसका परिष्कृत रूप कहीं ना कहीं पर हमको कहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, जैवितिक काल का प्रारंभ। जैवितिक काल में आपने पढ़ा था ड्राइपाइलन नामक कब्रिस्तान से ड्राइपाइलन नामक पात्र चित्रण, जो ब्लैक फिगर तकनीकी का पहला उदाहरण दिखा, उसका चरमोत्कर्ष हमको कहाँ पर मिला, आर्केइक युग में, जहां पर एम्फोरा पॉटरी के नाम से 14 प्रकार की एम्फोराज हमारे सामने आई। और उसका पतन हमको कहाँ पर मिला, उसका पतन हमको जो मिला वो मिला करके आरंभिक शास्त्रीय काल में। आरंभिक शास्त्रीय काल में पेन पेंटर, नियोबिट पेंटर पर हमने कल चर्चा कर ली थी। और आगे जब हम चर्चा करेंगे तो समय बाई समय बेटा, स्थिति बाई स्थिति कुछ चीजें थोड़ा सा क्लियर करेंगे हम। जैसे आपने देखा, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि कल हम इस पर समझा भी चुके थे इसको, इस टॉपिक को बेटा, लेकिन आज भी हम फिर कोशिश करेंगे कि एक बार आपको अच्छे से समझा दिया जाए। कल हम जब चर्चा किए थे तो हमने बताया था कि प्राचीन यूनान की कला, तो शॉर्ट शब्दों में अगर हम समझाएं तो जो चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, भारत में पढ़ते हैं, उसी परिदृश्य को हर जगह पर हमको फॉलो करने को देखने को मिलता है। इसलिए ऐसा हम कह रहे हैं। आपने देखा प्राचीन यूनान की कला में जब बेटा हम एजियन पढ़े तो एजियन में क्या हुआ कि छोटे छोटे द्वीपों पर छोटी छोटी बर्बर जातियों के द्वारा जो भी चीजें हमको साक्ष्य मिली वो कांस्य युग की सभ्यता के दायरे में, जैसे सिंधुवासियों में हमको देखने को मिलती है, उसका प्रारूप हम देख करके आए। जब आगे हम बढ़े, एजियन के बाद जब हम आए और एजियन के बाद हम प्रवेश किए ज्यामितिक युग में, तो देखने को हमको क्या मिला कि ज्यामितिक युग में कहीं ना कहीं पर राजवंशीय प्रारूप का उद्गम देखने को मिला। मतलब कबीलाई टाइप में लोग रहने लगे। और उसके लिए हमने आपको वहां पर बताया भी कि कहीं ना कहीं पर कुछ पात्र चित्रण और कुछ कहीं ना कहीं पर वास्तु के भी दृश्य जो लकड़ी के बनाए गए थे, हल्ले भला क्यों लकड़ी की बनाए गए, स्थायी नहीं थे लकड़ी के। भले वो लकड़ी के बेटा थे, लकड़ी के या ईंट के वास्तु थे, लेकिन बनना प्रारंभ हुई। अब आगे जब हम पढ़े तो आपने पढ़ा आर्केइक युग। आर्केइक युग और आर्केइक युग में आपने पढ़ा विधिवत कि आर्केइक युग में जो संपन्नता थी उस संपन्नता को कहीं ना कहीं पर आर्केइक युग में, ठीक है, विदेशी शक्तियों के साथ में प्रवेश हुआ। और यहाँ पर आर्केइक युग में ही डोरिक
और कोरिंथियन जाति के लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, जिसमें डोरिक शैली के हमको आर्किक भवन देखने को मिलते हैं। डोरिक शैली का पतन हुआ और डोरिक शैली के पतन के साथ में ही डोरिक जाति के आक्रमण के बाद ही सत्ता का स्थायीकरण हुआ। हम क्रमशः देकर के आए, जब स्थायीकरण का सत्ता का हुआ तो हमने आपको यहां पर बताया कि स्थायीकरण के साथ ही थेमोसरोस, समायरस, इन लोगों ने कहीं ना कहीं पर प्राचीनतम तौर पर कार्य करना प्रारंभ किया और ये स्थायी रूप से आरंभिक शास्त्रीय काल में कार्य कर रहे थे। आरंभिक शास्त्रीय काल में कार्य करने के बाद सभी गुटों को एकजुट करके हमने आपको बताया कि पेराक्लीज ने 10 युद्ध वाला दशा युद्ध, आपको पता होगा, हमने कल जिक्र किया था, युद्ध लड़ा। पेराक्लीज ने स्थायी सत्ता को स्थापित कर लिया। पेराक्लीज के शासन काल में लोग संपन्न थे, खुशहाल थे, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं पर अभाव होने लगा और धार्मिक स्वतंत्रता के अभाव के चलते यह सत्ता पूर्णतया किस काल में, आरंभिक शास्त्रीय काल में ही पतन की तरफ चलने लगी और नया शास्त्रीय काल आया। और अब पतन वाले प्रवर्ती शास्त्रीय काल में हुआ क्या कि पेरिक्लीस के शासन काल को हटा करके यहां पर जनतांत्रिक दल के साथ में ही एक नया शासन काल आया, जिसका हम जिक्र अभी करेंगे, जिसमें फिलिप द्वितीय, फिलिप प्रथम की बात करेंगे, सिकंदर महान की बात करेंगे। इन लोगों ने फिर से सत्ता परिवर्तन किया और सत्ता परिवर्तन के साथ में कहीं ना कहीं पर नई चीजों को आपको देखने को मिला। तीसरा आया हमारा शास्त्रीय काल। अब देखेंगे, देखिए सत्ता परिवर्तन हर बार हो रहा है। अब परवर्ती शास्त्रीय काल में कार्य चल ही रहा था, लेकिन हुआ क्या कि सिकंदर का सपना था संपूर्ण विश्व पर शासन करना। भारत के क्षेत्र यूनान के साथ में ग्रीस, भारत के क्षेत्र में गांधार वगैरह तक कहीं ना कहीं पर सिकंदर आया, लेकिन सिकंदर वापस जा रहा था और वापस जाते बगैर उत्तराधिकारी नियुक्त के इसकी मृत्यु हो गई। जब बगैर उत्तराधिकारी नियुक्त के सिकंदर महान की मृत्यु हो गई तो अब जो यूनान का शासन काल था वह 5 भागों में विभक्त हो गया और इस 5 भागों के विभक्त होने के साथ ही कहीं ना कहीं पर नए युग का फिर से सूत्रपात हो जाता है, जिसका नाम है इट्रस्कन। क्या नाम है? इट्रस्कन। इतिहास आप में बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नोट्स पर भी इसका वर्णन किया। इट्रस्कन, सॉरी इट्रस्कन नहीं, हेलेनिस्टिक। नए युग का शुरुआत हो जाता है, जिसको कहलाते हैं हेलेनिस्टिक। हेलेनिस्टिक और हेलेनिस्टिक काल में नए राजवंश के साथ नई तथ्यों को हमको देखने को मिलती हैं चीजें, और नए तथ्यों के साथ नए कलात्मक विवरण देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं हेलेनिस्टिक के बाद जब पूर्ण सत्ता थी और पूर्ण कहीं ना कहीं पर पूर्णतः 5 भागों में टूट गई, अब इनकी जो है राज शक्ति कम हो गई, तो इसी यूनान पर फिर से किसका आधिपत्य हो जाता है बेटा? इटली का। और यही हेलेनिस्टिक काल से हमारी प्राचीन यूनान की कला समाप्त हो जाती है। बैक से आप जोड़ करके आए, बाई डायग्राम हम बता चुके हैं, समझा चुके चीजों को, वही चीजें आज हमको फिर से रिवीजन करनी है। ठीक है, कल हम इस पर चर्चा कर चुके थे, तो आज फिर से अब हम समय ना बर्बाद करेंगे, बार हम देखेंगे चीजों को जहां पर हम थे। ठीक है, यूरोप की कला, यूरोप की कला में हम चल रहे थे। ठीक है, प्राचीन यूनान की कला, और प्राचीन यूनान की कला में हम आरंभिक शास्त्रीय काल पर कल चर्चा कर चुके थे। आज उच्च शास्त्रीय काल पर हम आ गए थे और उच्च शास्त्रीय काल पर हम देख रहे थे चीजों को। इसमें हमने जिक्र कर लिया था 2 मूर्तिकारों का। कौन कौन से? ठीक, पॉलीक्लिटस और फिदियास, 2 मूर्तिकारों का प्रमुखतया जिक्र कर लिया था, कल हम समझा के गए थे। आज उसी चीज को फिर से हमको देखना है। उच्च शास्त्रीय काल, हाई क्लासिकल पीरियड, समय अगर हम बात कर रहे हैं
तो इसका समय हमारा 450 से लगभग 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 450 से लगभग 400 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। कल डैलोस संघ वगैरह की बात हम बार बार कर रहे थे, आज देखिएगा उसी का नाम हमारे सामने आएगा। ईरान यूनान युद्ध के पश्चात डेलोस संघ की स्थापना हुई। कल से हम डेलोस संघ बार बार बोल रहे थे, डेलोस संघ की स्थापना हुई। ठीक, डेलोस संघ की स्थापना एथेंस के शासक थेमिस्टोक्लीज, अभी हम नाम बोल रहे थे कि थेमिस्टोक्लीज ने लगभग 478 ईसा पूर्व में की थी। इससे पहले क्या चल रहा था आपको पता है कि इससे पहले जनतांत्रिक दल का उदय रहा और तांत्रिक दल से ही शुरुआत चल रही थी और उसका पतन हुआ, नए जनतांत्रिक दल का फिर से उदय हुआ, इसके हम शासक पढ़ चुके थे। इसके पश्चात एथेंस का महान शासक साइमन बना, किंतु वह सफल नहीं रहा और इसके पश्चात एथेंस में 462 ईसा पूर्व में जनतांत्रिक दल के नए नेता पेरिक्लीज का उदय होता है। पेरिक्लीज का उदय होता है। अभी हमने समझा के लाया कि उच्च शास्त्री काल में पेरिक्लीज का जिक्र कंटिन्यू चलेगा, लेकिन जब उच्च शास्त्री काल अंत हो रहा होगा तो पेरिक्लीज का शासन समाप्त हो जाएगा और हम ठीक है प्रवर्तीय शास्त्री काल को जब पढ़ेंगे तो प्रवर्तीय शास्त्री काल में नए राजवंश का उदय होगा जिसके संस्थापक फिलिप होंगे। फिलिप कौन थे? सिकंदर के पिता थे। ठीक है, फिलिप के कारण से नए राजवंश का उदय होता है और फिलिप के बाद फिलिप द्वितीय सिकंदर महान तक का ये शासन चलता है। सिकंदर महान तक के कार्यों को हमको देखने को मिलता है। हमने क्या बताया कि जब सिकंदर महान की अनावश्यक ही मृत्यु हो जाती है तो फिर से शासन परिवर्तित हो जाता है। देखिए, नया संघ स्थापित हुआ, कला की नई संभावनाएं निकल करके आ रही। भाई, नया संघ स्थापित हुआ डेलोस संघ, और डेलोस संघ के साथ में ही जनतांत्रिक दल के जो नया जनतांत्रिक दल था उसके नए नेता पेराक्लीज हुए। पेराक्लीज के शासनकाल में क्या हुआ? कला में परिवर्तन आ गया। एक चीज तो हम बराबर साथ चल आ रहे हैं समझते कि शासन परिवर्तन, कला में परिवर्तन, शासन परिवर्तन, कला में परिवर्तन। यही चीज हम आपको शुरू से समझाते चले आ रहे हैं। जब आप ध्यान से फिर से देख रहे होंगे, बार बार वीडियो देख रहे होंगे, तो हमारी चीज समझ में आ रही होगी कि सर क्या समझा रहे हैं, बार बार क्या कह रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बस इसको इस तरीके से ही पढ़ना है कि भाई शासन परिवर्तन तो चीजों का परिवर्तन होगा, कला का परिवर्तन होगा। तो वही बात यहाँ पर कहा कि जनतांत्रिक दल के नए नेता कौन हुए? पेराक्लीज हुए, और पेराक्लीज के उदय के साथ ही ठीक है यह राजवंश उदित हुआ, यह महान राजनीतिक सिद्ध हुआ, यह महान राजनीतिक सिद्ध हुआ। इसने अपने समय काल में सर्वोत्तम संगीतज्ञ, इसके काल में जैसे हम अकबर का जिक्र करते हैं बेटा, देखिए इतिहास सेम वैसे पढ़ रहे हैं। इस समय हम विश्व के इतिहास को पढ़ रहे हैं, क्योंकि विश्व का इतिहास हम कभी नहीं पढ़े हैं तो हमको थोड़ा टिपिकल लग रहा है। अगर यही विश्व का इतिहास हम पहले पढ़ रहे होते तो हमको टिपिकल नहीं लगता। हम अकबर के दरबार पढ़ते हैं कि कह रहे हैं कि 1526 से 1530 के मध्य ठीक है बाबर, और 56 से 1605 के मध्य अकबर शासक हुआ। अकबर के शासनकाल में साहित्यिक, चित्रकला और स्थापत्य कला का विशेष उत्थान हुआ। साहित्य की दृष्टि से इस समय ठीक है अबुल फजल, तानसेन जैसे राग विलाप, ठीक इन सब का और साहित्य का उत्थान हुआ। इसी समय कबीर, रहीम आदि की जो है साहित्यिक रचनाओं का उदय हुआ, ऐसा पढ़ करके आते हैं। यही बात यहाँ पर कह रहा है कि यह महान राजनीतिक सिद्ध हुआ। इसने अपने समय काल में सर्वोत्तम संगीतज्ञ उस समय कौन थे? डेमोनिडीज किसके काल में? आपसे पूछा कि डेमोनिडीज किसके काल में साहित्यिक था? पेराक्लीज के साथ काल में। साहित्याचार्य, संगीतज्ञ कौन था? डेमोनिडीज। साहित्याचार्य पाइथोक्लिडीज से शिक्षा, साहित्याचार्य पाइथोक्लिडीज से शिक्षा ग्रहण करने, और दार्शनिक मित्र का कौन रहा था? एनेक्जे गोरोस। दार्शनिक मित्र कौन रहा था? एनेक्जे गोरोस के सानिध्य में वैज्ञानिक चिंतन था,
जिसने पैराक्लीज के व्यक्तित्व में कुलीनता, शौर्य व तत्कालीन यूनानी संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों का उद्भव किया गया। पेरिक्लीज के शासनकाल को यूनान के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। कहेंगे सर ये वाला हमको जिक्र काहे बार बार करते हैं? इसलिए बेटा इसका जिक्र किया जाता है जब आप कभी भी किसी भी टॉपिक को लेखन में लाएंगे। अभी फिलहाल कहेंगे सर क्या इससे क्वेश्चन बनता है? नहीं, क्वेश्चन आपका वास्तुकला, चित्रकला, चित्रकार से बनता है, किसी साहित्यकार से नहीं क्वेश्चन बनता है। लेकिन चूंकि हमको यदि इतिहास नहीं पता होगा तो चित्रकला पर हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम बार बार आपको पीडीएफ में हर बार बुनियादी संरचना जरूर बताते हैं कि भाई कैसे नए राजवंश की स्थापना हुई। यदि हम नए राजवंश की स्थापना नहीं पढ़ेंगे तो नए कला के कार्यों को भी सीख नहीं पाएंगे, इसलिए बुनियादी ढांचे को हमें बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखेगा कि ऊपर का पार्ट अभी तक हम जो चला रहे हैं यहाँ तक का, वो सारा का सारा पार्ट केवल साहित्यिक संरचना और कैसे किस तरीके से किस देश में हमें नवशास्त्रीयतावाद का उदय देखने को मिलता, वो बात हम जिक्र कर रहे हैं। कह रहा कि पेराक्लीज के शासनकाल को यूनान के इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में शांति व समृद्धि रही तथा एथेंस में कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में असाधारण उन्नति हुई। एथेंस यूनान की सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बन गया था। एथेंस क्या हो गया था? तो यूनान की सभ्यता व संस्कृति का केंद्र बन गया था। इस समय कवि, पिंडार, इतिहासकार हेरोडोटस, जिसका हम यूनान में जिक्र करके आए हैं, ठीक है, और इसी के साथ में दूसरे इतिहास कौन है? थ्यूसिडाइडीज, इतिहासकार हेरोडोटस और थ्यूसिडाइडीज, दार्शनिक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, हुए, जिनके लेख ने साहित्यिक उन्नति भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचाई। इसके काल में, पेराक्लीज के काल में। एक क्वेश्चन और आ रहा भाई, आपसे पूछे कि यूनान में मुख्यतः दर्शन की शाखा किसके काल से पूर्णतः हमें लिखित रूप में प्राप्त होती, तो हम कहेंगे पेराक्लीज के काल में, क्योंकि इन्हीं के काल में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, इन सब लोगों ने दर्शन पर विस्तृत व्याख्यान दिया है। तो ये चीजें हमको पता चल गई कि भाई कैसे हमें कैसे शासनकाल की नींव मिली, नींव समझ में आ गई स्पष्ट। अब हम बात करते हैं इस समय की चित्रकला पर। सबसे बात करते हैं पहले बेटा वास्तुकला पर। इस पर बात करते हैं वास्तुकला। देखिएगा वास्तुकला पर हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस। आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि एक्रोपोलिस कहां पर है? एथेंस में है, और एक्रोपोलिस पर हम कल से चर्चा भी कर चुके हैं कई बार, तो इसलिए आज हम केवल फिर से बस बोलकर समझाएंगे और कुछ चित्रों के साथ ही इसको हम दिखाएंगे। तो एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस यह एक प्राचीन नगर कोट था। नगर कोट मतलब नगर दुर्ग, जैसे हम आपको कल से बता रहे थे कि जैसे अकबर का नगर कोट हुआ करता था, वैसे एक्रोपोलिस भी प्राचीन नगर कोट हुआ करता था, जो एथेंस में ऊंची पर्वतीय चट्टान पर स्थित है। जो एथेंस में ऊंची पर्वतीय चट्टान पर स्थित है। एक्रोपोलिस यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक, एक्रोन का अर्थ है नोकदार या ऊंचा स्थान। कल हम आपको ये सब समझा करके ले गए थे। और पोलिस का अर्थ है शहर, अर्थात ऊपर बसा हुआ शहर या समुद्र तल से लगभग 490 फीट ऊंचे स्थान पर है तथा इसकी ऊपरी समतल भाग लगभग 7.6 एकड़ में स्थित है। यहाँ 4000 वर्ष ईसा पूर्व के आवासीय प्रमाण हमको मिले हैं। 4000 ईसा पूर्व से आवासीय प्रमाण मिले हैं। यूनान में यद्यपि अनेक एक्रोपोलिस हुए होंगे। एक्रोपोलिस मतलब, क्योंकि एक्रोपोलिस क्या है? एक्रोपोलिस कोई भवन नहीं, एक्रोपोलिस हर वो भवन जो ऊंचे स्थान पर निर्मित हो। इसलिए कह रहा कि यूनान में यद्यपि अनेक एक्रोपोलिस मिले होंगे, लेकिन कह रहा है किंतु एथेंस के एक्रोपोलिस को ही ठीक है बिना किसी विशिष्टता के समान एक्रोपोलिस का नाम दिया जाएगा। जैसे किले तो कई बने छोटे छोटे, लेकिन हम अगर बात करते हैं अकबर के काल में तो फतेहपुर सीकरी का ही सबसे इंपॉर्टेंट दे दिया जाता है। तो वैसे कहना है कि एक्रोपोलिस तो यूनान में कई बने होंगे, हम इस पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि किंतु एथेंस के एक्रोपोलिस को ही बिना किसी विशिष्टता के सामान्यतः एक्रोपोलिस नाम से जाना जाता है। ऐसा भवन जिसका नाम ही एक्रोपोलिस पड़ गया,
बात समझना, एक्रोपोलिस है नहीं, लेकिन क्या कहना कि जो एथेंस का एक्रोपोलिस है उसको एक्रोपोलिस के लोग नाम से ही जानने लगे, ऐसी विशेषता थी इसकी। ठीक है, आगे कह रहा है कि पेराक्लीज ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ अति महत्वपूर्ण निर्माण करवाए थे, जिनमें एक्रोपोलिस में अभी हम कल समझा करके आए थे बेटा, क्योंकि एक स्थान, एक क्षेत्र है जहां पर पार्थेनन भी है, जहां पर प्रोपिलाइया भी है, जहां पर इरेक्थियोन भी है, जहां पर एथना नाइके का मंदिर भी है। मतलब इस एक भवन में पार्थेनन, पार्थेनन, प्रोपिलाइया, ठीक है, एरेक्थियोन, एथना नाइके, सब एक ही स्थान, एक ही चार दीवारी में हमको देखने को मिलता है। अब इन सब का बेटा अलग अलग जिक्र हम किए हैं। कैसे किए हैं? कह रहे हैं पार्थेनन, पार्थेनन, पार्थेनन मंदिर देवी एथना पार्थनोस को समर्पित है। पहला, यहां पर एक्रोपोलिस में कितने भवन हैं? पार्थेनन अलग है, प्रोपिलाइया अलग है, इरेक्थियोन अलग है, एथना नाइके अलग है। तो एक एक का जिक्र भी तो करना पड़ेगा अब दोबारा। जैसे हमने क्या बताया कि कैसे स्थापत्य पढ़ी जाती है अकबर काल की, हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी, और फिर फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी हुई इमारतों में हम कहते हैं मुख्य दरवाजे को बुलंद दरवाजा कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, फतेहपुर सीकरी में ही अंदर हवा महल है, फतेहपुर सीकरी में ही जोधाबाई का महल है। तो इस तरीके से बेटा हम ऐसे पढ़ते हैं। तो वैसे ही एक्रोपोलिस तो एक्रोपोलिस है ही, लेकिन एक्रोपोलिस के अंदर जो मुख्य हैं, जो मुख्य भवन हैं, वो कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं? तो एक्रोपोलिस के अंदर हमें मुख्य भवन, ठीक है, पार्थेनन, प्रोपिलाइया, इरेक्थियोन, एथना नाइके, ये मुख्य इमारतें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। किसमें? एक्रोपोलिस में। उसका अब हम जिक्र कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पार्थेनन, जो पार्थेनन मंदिर है, ये एथना पार्थनोस को समर्पित है, जिसे एथना प्रोलियास, प्रोनियास होगा सही शब्द, एथना प्रोनियास नाम से भी जाना जाता है, एथना प्रोनियास नाम से भी जाना जाता है। पार्थेनोस अर्थात अविवाहित कुमारी। अगर आपसे कहता है कि पार्थेनोस का अर्थ क्या होता है तो हम कहेंगे अविवाहित कुमारी, और पार्थेना अर्थात अविवाहित कुमारी का निवास स्थान। ठीक, अविवाहित कुमारी का निवास स्थान। एथेंस को, सॉरी, एथना को एथेंस नगर की देवी भी माना जाता है। ठीक, एथना को एथेंस नगर की देवी भी माना जाता है, जिसके कारण एथेंस, ठीक है, प्रोनियास भी कहा जाता है, जिसे एथेंस को एथेंस प्रोनियास भी कहा जाता है, एथेंस प्रोनियास भी कहा जाता है। कह रहा है पार्थेनन का निर्माण, बात समझिएगा, ये पार्थेनन कई बार पूछा गया है नेट में, ध्यान रखिएगा। पार्थेनन कह रहा है कि पार्थेनन, पार्थेनन का निर्माण 447 से 438 ईसा पूर्व के मध्य पेरिक्लीज के आदेश के अनुसार हुआ था। मतलब शासक कौन थे? पेरिक्लीज, जिन्होंने आदेश दिया कि भाई पार्थेनन का बनना अनिवार्य है, पार्थेनन मंदिर बनेगा। इसके वास्तुकार, इसके पार्थेनन मंदिर के, इसके वास्तुकार एक्टिनोस, एक्टिनोस और कैलिक्रिटिस, एक्टिनोस और कैलिक्रिटिस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नेट के भी पर्पज से, एलटी के या कहीं पर भी जहां वेस्टर्न की बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है विकल्पी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है इसके वास्तुकार एक्टिनोस और कैलिक्रेटिस हैं, और मूर्तिकार फिदियास हैं। किसके? पार्थेनन मंदिर के। अर्थात जो पार्थेनन मंदिर में देवी एथना की प्रतिमा है वो उसके द्वारा बनाई गई होगी, फिदियास के द्वारा। डोरिक शैली में निर्मित यह मंदिर शास्त्रीय यूनान के अन्य विशिष्ट भवनों में अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि जोरिक शैली में यह भवन निर्मित है, जो शास्त्रीय है, यूनान में शास्त्रीय काल है, इसमें सबसे विशिष्ट अपना योगदान रखता है। इस मंदिर में फिदियास द्वारा 10 फुट ऊंची, लंबी, 10 फुट लंबी, ठीक है, 10 फुट लंबी, लंबी मतलब ऊंचाई 10 फुट ऊंची स्वर्ण व हाथीदांत से निर्मित एथना की प्रतिमा स्थापित की गई। किसके द्वारा? फिदियास। इसके द्वारा? फिदियास के द्वारा, फिदियास के द्वारा। अब अगला भवन हमारा कौन सा आता है बेटा? तो प्रोपिलाइया, प्रोपिलाइया। अभी हम पढ़ा के आए थे कि सारे नाम, तो अगला भवन हमारा आता है प्रोपिलाइया। ये प्रोपिलाइया क्या है इसका भी हम जिक्र कर रहे हैं।
एक स्मारकीय द्वार है। कल भी हम आपको समझा रहे थे कि प्रोपिलाइया यहाँ का मुख्य द्वार है, स्मारकीय द्वार, जहां से हम एक्रोपोलिस में प्रवेश करते हैं। प्रो अर्थ सामने या पहले, प्रो अर्थ सामने या पहले, ठीक है। और प्ले मतलब होता है द्वार, ठीक है, प्ले मतलब होता है द्वार, अर्थात पूर्व द्वार, पहला द्वार। यह एक्रोपोलिस का प्रवेश द्वार है। बेटा यह क्या है? एक्रोपोलिस का प्रवेश द्वार। आपसे पूछता है कि प्रोपिलाइया क्या है, हम कहेंगे एक्रोपोलिस का प्रवेश द्वार है। वैसे ही, क्योंकि हम उदाहरण बराबर देते चले आ रहे हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी में प्रवेश करने के लिए अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया, वैसे ही सेम प्रकार का। तो प्रोपिलाइया क्या है? तो प्रोपिलाइया बेटा एथेंस, ठीक है, में जो एक्रोपोलिस उसका प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा। इसके वास्तुकार, इस प्रोपिलाइया के वास्तुकार कौन, प्रवेश द्वार के वास्तुकार कौन है? मनेस्क्लीज, ध्यान रखिएगा। वास्तुकार कौन है? मनेस्क्लीज, इंपॉर्टेंट है। वास्तुकार कौन है? मनेस्क्लीज है, जो मनेस्क्लीज द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, 437 ईसा पूर्व का निर्माण प्रारंभ हुआ तथा 432 ईसा पूर्व में यह जो है पूर्ण हुआ था। यह श्वेत मार्बल का बना हुआ, यह प्रवेश द्वार किसका बना हुआ है कहेंगे? तो हम कहेंगे श्वेत मार्बल का बना हुआ है। 6 स्तंभ इसमें जो बने हुए हैं वो डोरिक शैली के हैं, ठीक है। ठीक है, 6 स्तंभ जो हैं वो 6 के 6 आगे वाले डोरिक शैली में, पीछे वाले भी हैं। यहाँ पेडिमेंट्स पर मूर्तियां तथा, ठीक है, उचित्रों को उत्कीर्ण करने के प्रमाण नहीं मिले हैं। जो पेडिमेंट्स है बेटा, पेडिमेंट्स क्या हम बताए थे? पेडिमेंट्स इस प्रकार वाला कल भवन हम आपको, मतलब गेट के ऊपर वाला द्वार बताए थे। तो कहता है ये सादा है, इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया है। ये सादा है और इस पर कोई भी कार्य नहीं किया गया। प्रोपिलाइया अर्थात पार्थेनन, ठीक है, प्रोपिलाइया कह रहा है। प्रोपिलाइया, जो प्रोपिलाइया है मतलब मुख्य द्वार है, वह पार्थेनन के मध्य, जो मुख्य द्वार है और पार्थेनन मंदिर के मध्य फिदियास द्वारा निर्मित 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा एथना प्रोमोकोस की है। एक और प्रतिमा जो स्वतंत्र तौर पर बड़ी बनाई गई थी, जो इस पूरे एक्रोपोलिस को भव्यता का प्रतीक दर्शाती थी। तो कह रहा है कि यह प्रतिमा एथना प्रोमोकोस की है। इसको 456 ईसा पूर्व में फिदियास के द्वारा बनाया गया था। अगली इमारत, तीसरी इमारत बेटा कौन सी है हमारी? तीसरी इमारत क्या है? एरेक्थियोन, ठीक है। तीसरी इमारत क्या है? एरेक्थियोन। इरेक्थियोन, देखिएगा ध्यान से। इरेक्थियोन, ये इरेक्थियोन क्या है? इरेक्थियोन दूसरी इमारत, मतलब तीसरी इमारत हमारी इरेक्थियोन पार्थेनन के पश्चात दूसरा प्रभावशाली व विशाल भवन था, जो एक्रोपोलिस के उत्तर में स्थित है। जो एक्रोपोलिस है, एक्रोपोलिस के उत्तरी किनारे में स्थित है। इसका निर्माण 421 से 405 ईसा पूर्व के मध्य वास्तुकार मेनेस्क्लिस, जो किसके वास्तुकार थे? जो प्रोपिलाइया के थे, मनेस्क्लिस के निर्देशन में हुआ था। जिसका निर्माण, इस इरेक्शियोन का निर्माण मनेस्क्लिस के निर्देशन में हुआ था। यह भवन विलक्षण व, ठीक है, क्रमहीन है। इसमें 3 बरामदे व 4 कक्ष हैं। 2 बरामदों में डोरिक व एनिक शैली के स्तंभ हैं। तीसरे बरामदे में स्तंभों के स्थान पर, ठीक है, कैरियाटिस, ये कैरियाटिस है क्या? कैरियाटिस की 6, ठीक है, आकृतियां अंकित की गई। कैरियाटिस मतलब सिर पर छत का भार लिए हुए एक पुरुष, उसको कैरियाटिस कहा जाता था। कल बेटा हम पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको बताया थे कि एक प्रकार के स्तंभ, उसके बाद फिर नए नए चीजें मिलने लगेंगी। तो कैरियाटिस क्या है? कैरियाटिस चौथे रूप में हमको, चौथा स्थापत्य में स्तंभ का चौथा रूप कैरियाटिस दिखा हमें। तो कैरियाटिस है क्या? कह रहा 6 आकृतियों, ठीक है, आकृतियां अपने सिर पर छत का भार लिए हुए हैं। ये कैरियाटिस मतलब एक प्रकार का एक महान व्यक्ति या एक महान जो है ताकतवर प्राणी दर्शाया जाता था, जो काल्पनिक रूप में होता था, जो विशेष भार अपनी छत सर पर लिए रहता था। ऐसे विशेष भार वाले दर्शाए गए प्राणियों को क्या कहा जाता था? कैरियाटिस। और ये कैरियाटिस मुख्यतः भवनों में हमको देखने को मिलते थे। इसमें से 5 आकृतियां, इसमें से इस कैरियाटिस, जो कैरियाटिस निर्मित है उसमें, इसमें से 5 आकृतियां एक्रोपोलिस म्यूजियम में है, ठीक है, एक्रोपोलिस म्यूजियम में है, तथा एक ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। ध्यान दीजिएगा बेटा, डोरिक शैली, आयोनिक शैली, कोरिंथियन शैली, चौथी हमारी कौन सी हो गई? कैरियाटिस शैली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है यहां 2 देवालय हैं, 2 देवालय हैं, ठीक है, 2 देवालय हैं। एक एथना प्रोलियास का तथा दूसरा
पोसेडोन इरेक्थेस, ठीक है, इरेक्थेस का, जो पोसेडोन इरेक्थेस को समर्पित है। 2 देवालय बनाए गए इस भवन के अंदर। ये भवन का भी मूर्तिकार कौन माना जाता है? फिदियास को ही माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इस भवन का भी मूर्तिकार कौन है? फिदियास ही है। अगली हमारी इमारत जो है वो बेटा कौन सी है? चौथी इमारत हमारी मुख्य एथना नाइके की है, ध्यान रखिए। कौन इमारत है? एथना नाइके की इमारत है, एथना नाइके, ठीक है। एथना नाइके का मंदिर एक्रोपोलिस के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, आयनिक शैली में निर्मित। यह मंदिर, एथना नाइके का मंदिर किस शैली में है? तो एथना नाइके का मंदिर पूर्णतः आयनिक शैली में है। आयनिक शैली में निर्मित इस मंदिर में आगे व पीछे बरामदे हैं तथा सेला, सेला मतलब कल हम बता रहे, सेला मतलब क्या होता था? गर्भगृह। तथा सेला अर्थात गर्भगृह में जाने का कोई भी मार्ग दृष्टिगत नहीं होता है। ये इस मंदिर का वास्तुकार कौन था? इस मंदिर का वास्तुकार कैलिक्रेटिस था। अगर आपसे पूछता कि इथना नाइके मंदिर का वास्तुकार कौन है, तो इथना नाइके मंदिर का वास्तुकार कैलिक्रेटिस है। तो ये हमारे जो तथ्य हैं वो काहे के थे? वास्तुकला के थे। वास्तुकला में पेरिक्लीज ने मुख्यतः एक्रोपोलिस का निर्माण कराया था, और एक्रोपोलिस के भवन पर ही हमने इन सारी चीजों को विधिवत देखा, विधिवत पढ़ा, ठीक है, विधिवत देखा और विधिवत पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर डिवाइड करके हमने अखान में बताया कि हर टॉपिक को मैंने इतना सटीकता से नोट्स पर बना करके रख दिया है कि किसी को समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, वास्तुकला समाप्त हुई, मूर्तिकला, मूर्तिकला समाप्त हुई, चित्रकला, इस तरीके से पूरा व्यवस्थित विवरण ही हमने दे रखा है। आगे कह रहा है मूर्तिकार। इस समय के मूर्तिकार कल हम जिक्र कर चुके थे। सबसे पहले इस समय का मूर्तिकार अगर मुख्य माना जाएगा तो पॉलीक्लिटस का नाम प्रमुखतया से आएगा। इसका भी माध्यम प्रमुखतया हमेशा क्या रहा? कांस्य ही रहा। ये नेट में पूछा जा चुका है कि पॉलीक्लिटस का प्रमुख माध्यम क्या है, तो मुख्यतः कांस्य रहा है। शास्त्री युग का एक बुद्धिजीवी कलाकार था जिसने 450 ईसा पूर्व के लगभग कला में मानवाकृतियों के निरूपण संबंधी नियमों की ग्रंथबद्ध व्याख्या की है। मतलब कैसे बनने चाहिए मूर्ति शिल्प, उनका ग्रंथबद्ध जो है व्याख्यान किसने किया है? तो पॉलीक्लिटस ने किया है। अपने नियमों को स्पष्ट करने के लिए, अपने नियमों को अपने नियमों को स्पष्ट करने के लिए उसने भाला ले जाते हुए युवा खिलाड़ी, ठीक है, उसने भाला ले जाते हुए, अपने नियमों को स्पष्ट करने के लिए उसने भाला ले जाते हुए युवा खिलाड़ी या भाला लिए हुए मल्ल, स्पेयर बेरर की विशाल कांस्य प्रतिमा बनाई, ठीक है, जिसकी अनुकृति, रोमन अनुकृति आपको पता होगी, ठीक है, वो संगमरमर में भी है। तो कांस्य प्रतिमा बनाई, नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नेपल्स में है। कहां पर है? तो नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नेपल्स में है। इसमें पॉलीक्लिटस के द्वारा प्रतिपादित शरीर के अनुपात के नियम का अनुसरण दृष्टिगत होता है, अनुसरण दृष्टिगत होता है। और इस शरीर के अनुपात के जो नियम हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? तो कैनन के नाम से। ये भी पूछा गया है नेट में, कैनन के नाम से जाने जाते। कैनन अर्थात पुरुष आकृति के आकार का गणितीय आधार। जो पुरुष की आकृति होगी वो किस आधार पर बनेगी, उसका गणितीय विभाजन कैनन कहलाता है। इसके समय की प्रमुख मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो हेरान ऑफ, ठीक, आर्गोस, हेरान ऑफ आर्गोस हेरा के मंदिर में बनाया गया इसका शिल्प है। सिर पर पट्टी बांधे लड़का, जिसको डेडोमिनस के नाम से भी जाना जाता है। अगली हमारी जो है आकृति है अमेजन नारी आकृति। अगली हमारी डोरा, ठीक है, डोरी फोरस कांस्य है, कांस्य माध्यम में नेपल्स म्यूजियम में है, ठीक है। अगली अगली है डिस्को फोरस जो ब्रिटिश संग्रहालय में है। तो ये हमारी प्रमुख प्रतिमाएं इसके का द्वारा निर्मित है। उसके बाद अगला मूर्तिकार हमारा आता है बेटा फिदियास। इसका जन्म 430 में और मृत्यु 480 ईसा पूर्व में, मतलब उल्टा हो गया, 480 ईसा पूर्व में जन्म और 430 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
मृत्यु हुई। फिदिया द्वारा बनाई गई देवी एथना की आकृति को रोमन लेखकों ने आदर्श नारी आकृति माना है। आदर्श नारी आकृति माना है। प्रमुख प्रतिमाएं, एथना की प्रतिमा 40 वर्ग फुट ऊंची है, ठीक है, जो स्वर्ण और हाथी दांत में बनाई गई है। ज्यूस की प्रतिमा जो ज्यूस मंदिर में है वो 60 फुट ऊंची है, ये भी स्वर्ण और हाथी दांत में बनाई गई है। एथना प्रोमिकोस की अभी हम पढ़ करके आए हैं, जो 456 ईसा पूर्व सबसे प्राचीन मानी जाती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 5वीं शती ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में, ठीक है, चित्रकार पॉलिग्नाटास व एगाथार्कस आदि का उल्लेख मिलता है। लेकिन पॉलिग्नाटास पर हम ज्यादा से ज्यादा कार्य नहीं करेंगे, इनके कोई कार्य हमको देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए हम केवल जिक्र करके ही पॉलिग्नाटास और एगाथार्कस का नाम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज उच्च शास्त्रीय काल भी कंप्लीट हो गया है। उच्च शास्त्रीय काल कंप्लीट हो गया बेटा। एक एक चीज आप विधिवत थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं विधिवत, ताकि कोई समस्या न होने पाए, ठीक। 2 दिन हम बताएं कि 2-3 दिन आपको बहुत स्लो पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इसको कई बार रिवीजन कर पाए। ये यदि अगर टॉपिक आपका जो है कवर नहीं हुआ तो ध्यान लीजिएगा, क्योंकि कभी भी यूनान की कला और इसी के साथ में इटली की कला को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कम से कम 2 से 3 बार आप नोट्स को भी देखें, 2 से 3 बार आप दिन भर में रिवीजन करें वीडियो को, ताकि ये चीज जरूर समझ में आ जाए। क्योंकि बेटा अगर बुक को भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी उतनी। मैं कल से यही चीज आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यदि बुक को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उतनी चीजें हमें समझ नहीं आएंगी, ध्यान रखना। चलिए, कल कुछ चीजें हमारी रह गई थी बेटा, बहुत लोग परेशान थे क्या होता है क्या होता है, तो आज कुछ चित्र भी हमारे हमने बना करके रख लिए थे पीडीएफ, तो उनको भी हम जरा सा देख ले रहे हैं एक साथ ही। हमने एक शास्त्रीय काल की जो पेंटिंग्स थी या इसके बारे में जो चीजें हमने देखी थी उनके बारे में कल हम पढ़ रहे थे, तो उनको जरा सा हम देख ले रहे हैं कि शास्त्रीय काल की पेंटिंग्स। तो ये हमारी एक पेंटिंग्स है शास्त्रीय काल की, ध्यान देखिएगा ध्यान से, ठीक है। रोमन ब्रॉन्ज, ठीक है, स्कल्पचर है। डिस्को बोलस हमने कल मायरान का बताया था, चक्का फेंकने वाला। ग्रीस कलाकृति है, देख लीजिएगा, चक्का फेंकने वाला, इसलिए हम आपको दिखाए भी रह रहे हैं बराबर। कांस्य है, ध्यान रखिएगा, 2वीं शताब्दी की है कांस्य प्रतिमा। कल हम बताते रहे ना, चक्का फेंकने वाला, चक्का फेंकने वाला अमल, ठीक है। तो ध्यान दें, महारान का है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्को बोलस। कल समझा रहे थे डिस्को बोलस, आज देख लीजिएगा। आज आकृतियां भी हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं। अगली देखिएगा बेटा, यूनानी कुरोस और कोरो की प्रतिमा। देखिए, ये कुरोस उधर है, इधर कोर की प्रतिमा है। मतलब कोर जो है वो किसकी है, नारी की प्रतिमा है। कोर कौन है, वो नारी की प्रतिमा है बेटा। ये कोर है, ये कोर है, और ये ठीक है कोरोस है, कोरोस, कोरोस है, और ये कोर है। ये कौन है, कोर है बेटा, ये कोर है, ठीक है। कोरोस और कोर की प्रतिमा, इसको भी आपने अच्छे से देख लिया, जिक्र कर लिया, देख जरूर लीजिएगा ताकि आपको ये कोई समस्या ना हो। कह रहा है कि 5वीं से 7वीं शती ईसा पूर्व के मध्य, इस दौरान पहली बार युवा पुरुष और युवा महिलाओं के लिए जो है ऐसी संरचनाएं हमको देखने को मिली, इसको यूनानी कलाकारों ने किया था। जब भी एक बात ध्यान देखेंगे, इससे देखेंगे कि यदि हम कहीं पर विकिपीडिया पर सर्च भी करते हैं तो प्रॉपर बेटा विकिपीडिया पर आपको प्रॉपर स्थान देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम जैसे 7 रूपों में यूनान की कला को बांटे हैं, तो 7 रूपों में कला को हमने बांटा है, कलाकार ने बांटा है जो कला पढ़ रहा है। लेकिन यदि अगर इसको हम सीधे कहीं ना कहीं पर जीके जीएस में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमको जीके जीएस में नहीं देखने को मिलते हैं। यदि आप देखे होंगे, किसी का पीछे से आए इसका नोट्स देखे होंगे, उसमें इन सारी कलाकृतियों को देखने को मिलता है। आप दृष्टि वालों के देख लीजिएगा, चाहे जब दिग्विजय जी पढ़ा रहे हो तो आप देख लीजिएगा, वहां पर कलाकृतियों का विवरण मिलता है, लेकिन वहां पर सीधे आपको यूनान की कला के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। लेकिन यूनान की कला में कौन सी ज्यामितिक कला के अंतर्गत आती है, कौन सी शास्त्रीय कला के अंतर्गत आती है, ये बात बेटा हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए ये चीज जरूर जान लीजिएगा। अगला कह रहा है लेफित, लेफित और सेंटार। बेटा कल हम कर रहे थे बात ना कि लेफित सेंटार ज्यादा सा जिक्र किया जाता था, जिसका जिक्र हमें जैमितिक काल में ही प्रारंभ देखने को मिलता है। आज देख लीजिएगा, जैमितिक काल में जो हमको देखने को प्रारंभ मिलता था ये है, ये हमारे लेपित हैं और ये सेंटार हैं, ठीक है।
जो बर्बर जातियों के मध्य आपसी युद्ध को दर्शाने का कार्य लेपित और संचार के रूप में किया जाता था। देखिएगा क्या है, नीचे का धड़ घोड़े का है, ऊपर पुरुष का है, यही तो हम कल से समझा रहे थे। तो आज लेपित और सेंटार भी आपने देख लिया, ठीक है, लेपित और सेंटार भी देख लिया, ठीक है, लेपित और सेंटार को भी देख लिया। अगला देखिएगा, ये जो हमारा है एक पॉलीक्लिटस का कैनन। कैनन मतलब कैनन आधार पर, जो कैनन रूप अभी आपने पढ़ा था, मतलब शारीरिक संरचना का रूप। देखिए यहां पर लिख भी रखा है, इसलिए कि विशेष रूप से अपनी खोजे हुए ग्रंथ पॉलीक्लिटस के कैनन, ग्रंथ का नाम क्या है, कैनन। कैनन शरीर के अनुपात का एक कैनन के रूप में जाना जाता है। और यह तथ्य किस मूर्छिल पे हमको देखने को मिलता है, तो डोरीफोरस में देखने को मिलता है, डोरीफोरस में देखने को मिलता है। नेपल्स के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में है और संगमरमर में निर्मित है। मूल कृति जो है कांस्य में थी, अब संगमरमर भी हमको इसकी दोबारा कृति जो बनाई वो संगमरमर में निर्मित है। देख लीजिएगा विद्वान ना। तो जो भी चित्र हमको देखने को मिले वो चीजें हमने आपको विधिवत दिखा दी कि भाई इस तरीके के ये चित्र हैं। और देखिएगा संपूर्ण यूनान में अगर क्या क्या चीजें फेमस हैं उनकी भी हम अगर जिक्र कर रहे हैं तो उन पर भी हम चीजें देख ले रहे हैं, वो भी हमारे कंफ्यूजन में ना रहे भाई, ठीक है। तो संपूर्ण यूनान की कला में जो 8-10 चीजें फेमस हैं उनके भी चित्र मैंने एक साथ में, ठीक है, इकट्ठा कर रखे हैं ताकि आपको देखने को मिले बराबर कंटिन्यू, ठीक है, उनको भी आप विधिवत देख लीजिएगा। तो सबसे पहले, ठीक है, एक एक चित्र हम देखेंगे। वीनस ऑफ मिलो, हमने अपनी तरफ से उसको लिख रखा है, ये हमने बताया कि पीसेस वगैरह के नोट्स में उठाने को देखने को मिल जाता है, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से इसको लिख रखा है कि किस काल को जाएगा। तो वीनस ऑफ मिलो हम पढ़ाए नहीं, लेकिन हेलेनिस्टिक काल की एक कलाकृति है, ठीक है, जो अपने में अच्छी है, सुंदरता के तौर को दिखाती है। यूनान की कला में शुरुआत देखा है, प्रेम और सौंदर्य की देवी अफ्रोदिति का प्रतिनिधित्व करने वाली यह मूर्ति ग्रीक मूर्तिकला की सबसे प्रतिष्ठित कलाकृतियों में एक है, ठीक है। 130 से 100 ईसा पूर्व के बीच बनाई गई संगमरमर की आकृति वीनस ऑफ मिलो अपनी सुंदरता और मूर्ति, ठीक है, मूर्तिकार द्वारा स्त्री के शरीर को उकेरने की कुशलता के विशिष्ट उदाहरण है। कहेंगे सर जी इस पर मूर्तिकार का नाम नहीं है। हमने अभी आपको बताया कि यूनान की कला में कुछ मूर्तिकलाएं स्वतंत्र तौर पर हमको देखने को मिलती हैं, अर्थात उसको बनाया किस जो है मूर्तिकार ने, उसका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। ये केवल यूनान की कला में नहीं बेटा, भारत की भी कला में तो बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो अज्ञात पड़े हुए हैं, जिनको हम देखे और आज हम जान रहे हैं कि इस शैली के हैं, लेकिन उसके कलाकार हमको नहीं मिलते हैं। तो अज्ञात है क्योंकि उस पर किसी भी कलाकार का नाम वर्णित नहीं है। तो वही बात है कि जो ये है वो मूर्ति, इस पर किसी भी कलाकार का नाम वर्णित नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। किस काल की है, हेलेनिस्टिक काल की। यूनान की जो 8 प्रमुख कलाकृतियां गिनी जाती हैं उन पर हम जिक्र कर रहे हैं। अभी हमने बताया था कि पार्थेनन, पार्थेनन, ये पार्थेनन कैसा दिखता है देख लीजिएगा। ये बेटा पार्थेनन है, देख लीजिए आप, अगर आपसे आता है कि पार्थेनन कैसा है तो ये पार्थेनन है, देख लो। किसके द्वारा निर्मित है, पेरिक्लीज ने निर्मित करवाया था। अभी हम पढ़कर क्या है, वास्तुकार कौन था इसको, इसका एक्टिनोस और कैलिक्रेटिस इसका वास्तुकार था। मूर्तिकार भी हम पढ़कर के अभी बेटा आए थे फिदियास, तो फिदियास इसका मूर्तिकार था। तो ये दूसरी हमारी प्रमुख इमारत है, देखो, देवी एथना को समर्पित है, जो लगभग 447 से 438 ईसा पूर्व के मध्य एथेंस के एक्रोपोलिस पर निर्मित है। एक्रोपोलिस हमने बताया था, समझाया था, यह मंदिर वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति है। पार्थेनन शास्त्रीय यूनानी वास्तुकला की पूर्णता और संतुलन का प्रमाण है। इसके बाद की स्थापत्य शैलियों को प्रभावित किया है, ठीक है, प्रभावित किया है। तो ये चीजें हमारी पार्थेनन में देखने को मिलती हैं। अगले हमारी जो इमारत है वो है कौन सी, सेमोथ्रोस की विजय, ठीक है, ये भी हेलेनिस्टिक काल की कलाकृति है। सेमोथ्रोस की विजय ध्यान रखिएगा, हेलेनिस्टिक काल की कलाकृति है, ये आपको हेलेनिस्टिक काल में पढ़ने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट कलाकृति है, नेट में कई बार पूछी गई है। विजय की श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली एक उत्कृष्ट कृति है सेमोथ्रोस की विजय। क्या संगमरमर की मूर्ति है जिसे लुब्र संग्रहालय में देखा जा सकता है। ठीक, एक जहाज के आगे हिस्से पर पंखों वाली देवी नाइकी को दर्शाया गया। ये देवी कौन सी है, देवी नाइकी को दर्शाया गया है। गति की भावना और रचना की भव्यता इस कलाकृति को उस काल की सबसे प्रभावशाली कलाकृतियों में से एक बनाती है।
मायरान का भिन्नता था डिस्कोबोलस, देख लीजिएगा, वहां पर भी पढ़ाया था, यहाँ पर भी आपको मायरान का डिस्कोबोलस दिखेगा। मायरान की डिस्कोबोलस एक मूर्ति है, इसमें एक एथलीट को ठीक डिस्कस फेंकते हुए दिखाया गया है, मतलब चक्का फेंकते हुए दिखाया गया है। यह कलाकृति शरीर के ठीक तनाव को बखूबी दर्शाने और शास्त्रीय मूर्ति में गति के चित्रण में अपने योगदान के लिए उल्लेखनीय है। अगर इन चित्रों को भी हम कायदे से देख करके पढ़ करके चले जाएंगे बेटा तो हमारा काम हो जाएगा। फिर है डेल्फी का ठीक आरिगा, ठीक डेल्फी का आरिगा, ये आरंभिक शास्त्रीय काल की डेल्फी की आरिगा मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। आरिगा मूर्ति हमको याद होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ सर जी पढ़े तो इसको भी है। आरिगा मतलब रथ चालक, आरिगा मतलब रथ चालक, एक कांस्य प्रतिमा एक आरिगा रथ चालक को दर्शाती है जो ग्रीक मूर्तिकला ठीक है कि महत्वपूर्ण कलाकृतियों में गिनी जाती है। तो डेल्फी के सारथी की सुंदरता और तकनीकी कौशल और मूर्तिकार को दर्शाते, देखिएगा ये लिखा हुआ शास्त्रीय काल की कौन है ये, ठीक है, रथ चालक की मूर्ति। आपने पढ़ा शास्त्रीय काल की रथ चालक का, हम कल अपने नोट्स पे देखे वहां पर लिखा हुआ रथ चालक की मूर्ति जो स्वतंत्र मूर्तियों में गिनने जाती है। शास्त्रीय काल में, आरंभिक शास्त्रीय काल में कौन से, आरंभिक शास्त्रीय काल में रथ चालक की मूर्ति हम आरंभिक शास्त्रीय काल में पढ़े स्वतंत्र मूर्तियों में, ये वही मूर्ति है बेटा, ठीक है। अगली जो मूर्ति हमारी आती है वो कौन सी है, कांटे का बच्चा या कांटों का बच्चा, ये भी आरंभिक शास्त्रीय काल की मूर्ति है जो आपको स्वतंत्र मूर्तियों में देखने को मिलती है, स्वतंत्र मूर्तियों में मिलती है। कांटों का बच्चा नाम से प्रसिद्ध यह कांस्य मूर्ति मानव शरीर संरचना की सटीकता और संतुलन के साथ चित्रित करने में यूनानी कला कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, क्योंकि आरंभिक शास्त्रीय काल में एजियन सागर की तलहटी में मिली है, मतलब खोदने पर, क्योंकि सभी चीजें खोदने पर मिली हुई हैं तो ये भी एजियन सागर की तलहटी में खोदने पर मिली है। लेकिन ये पूछता किस काल की है, तो आरंभिक शास्त्रीय काल की ये कृति हमारे को देखने को मिलती है, ठीक है। ड्राइपाइलन क्रेटर, ज्यामितिक युग में हमने पढ़ा था, इस पर जिक्र किया था, तो आपको बता रहा था ड्राइपाइलन क्रेटर, तो आपको लग रहा था ड्राइपाइलन क्रेटर है क्या, इसलिए देख लीजिएगा ये ड्राइपाइलन क्रेटर है, ठीक है। ये ज्यामितिक युग का एक पात्र है, देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यामितिक युग का एक पात्र है, देख लीजिएगा ड्राइपाइलन क्रेटर, इस पे ही देखो आकृतियां बनी हुई हैं, तो इसके बारे में हम भी जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। 740 ईसा पूर्व में यह श्रेमिक क्रेटर ग्रीक कला की सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृतियों में हुए अंतोष्टि दृश्यों से सुसज्जित ड्राइपाइलन क्रेटर ज्यामितिक मिट्टी के बर्तनों की एक उत्कृष्ट कृति है और इस समय की मान्यताओं और अंत्येष्टि प्रथाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। तो ये क्रेटर भी हम देख चुके हैं, इसके भी बारे में हम विधिवत पढ़ चुके हैं, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला है डोरीफोरस, अभी डोरीफोरस हमने पढ़ा था विधिवत, इसके बारे में भालाधारी प्लालिकलिटस का, देख लीजिएगा, आपसे पूछता है तो ये डोरीफोरस हमारा भालाधारी, नीचे का पार्ट टूट गया है लेकिन इसको देख लीजिएगा। यह मूर्ति जिसे भालाधारी के नाम से भी जाना जाता है, मूर्तिकार पॉलीक्लिस की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से गिनी जाती है। डोरीफोरस यूनानी कलाकार में सुनहरे अनुपातों के प्रयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और शताब्दियों से मूर्तिकला की पूर्णता के एक आदर्श के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है, प्राचीन यूनान की कला में कलाकृति के दृश्यों में जिन चीजों को हम पढ़ के आए वो भी हमने बाई कला के द्वारा दर्शा दिया, ठीक, बाई पेंटिंग के द्वारा आपको बेटा दिखा दिया है, जो कलाकृतियों में विशेषताएं थी उनको भी हमने दिखा दिया है, ठीक है। और हमने ये भी टॉपिक समझा दिया है कि कैसे कैसे किस किस तरीके से हमेशा सत्ता का परिवर्तन होता है और सत्ता के परिवर्तन के साथ ही किस तरीके से कला का विकास होता है। अब हमने आज आपको जिक्र कर दिया था किसका, प्रवर्ती शास्त्रीय काल का बेटा। प्रवर्ती शास्त्रीय काल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो थिएटर बनना प्रारंभ हो जाते हैं। थिएटर मतलब दर्शक दीर्घा। उस समय ग्रीस यूनान में बड़े बड़े भवन और भवनों में किसी कृत्य के लिए राजा के द्वारा जो है दर्शक दीर्घाएं बनवाई जाती थी, जिसके लिए समस्त जनता उन कृत्यों को देख सके। तो इस, ठीक है, प्रवर्ती शास्त्रीय काल में इसी दर्शक दीर्घा का बनना प्रारंभ हो जाता है और यह कार्य हमने अभी बताया कि फिलिप के काल से शुरुआत हो जाता है। इस पर हमने आपको समझा करके चर्चा की थी, केवल एक बार हमको रिवीजन कराने को रह गया है और हेलेनिस्टिक और शास्त्रीय काल ही दो हमारी चीजें केवल बची हुई हैं और कल हम ग्रीस यूनान की कला को फिनिश कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। हेलेनिस्टिक काल को भी हमने अभी आपको समझा दिया, 12 प्रतिमाएं हैं जिसमें मार्केटर वोमेन,
थेमोसरोस अभी हमने आपको दिखाया ही था, ठीक है। और विनसाप पैदा भी पढ़ा ही था, अभी आपने ऊपर से पढ़ करके आया है, ठीक है। ठीक, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर हम विधिवत पढ़ करके आए हैं। सामूहिक प्रतिमाओं में हमने आपको बताया था कि सामूहिक प्रतिमाओं का निर्माण इस काल की विशेषता रही है हेलेनिस्टिक कल्ट की, तो इस पर भी कल जिक्र करेंगे। और इस काल में मुख्यतः दर्शक दीर्घाओं का भी बनना इस काल में भी प्रारंभ रहा। लेकिन हुआ क्या कि हेलेनिस्टिक काल में मुख्यतः साम्राज्य काल के द्वारा, साम्राज्य काल, अब साम्राज्य काल कहेंगे सर जी, साम्राज्य काल क्या है? तो साम्राज्य काल इटली के में जो है रोमन संस्कृति के बाद साम्राज्य काल स्थापित होता है। उस साम्राज्य काल को जिक्र करके हम बताएंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो साम्राज्य काल का स्थापना हो जाता है और यहीं से यूनान की कला का विनाश हो जाता है। यूनान पर किसका आधिपत्य हो जाता है? यूनान पर पूर्णतः रोमन आधिपत्य हो जाता है बेटा, और रोमन आधिपत्य के तहत कला चलने लगती है। तो कल हमारी यूनान की कला फिनिश, और कल ही हम इट्रस्कन और रोमन के साथ साम्राज्य काल में प्रवेश करेंगे नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ये चीजें हमने आपको बता दी। कल हमारा थोड़ा सा रिवीजन का पार्ट रह गया है, वो करा देंगे। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको याद करना भी दिक्कत करेगा, ठीक है। ऑनलाइन में लग रहा होता है कि बहुत कम हुआ, बहुत कम, लेकिन चूंकि उतना हो भी पाए, कवर भी हो पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, ठीक है। सारी चीजें हमने आपको बता दी, किस तरीके से क्या क्या व्याख्याएं हैं वो भी हमने आपको समझा दिया है। किसी को बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। किसी को कोई चीज कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। कोई समस्या अगर आ रही हो अभी पढ़ने में, जहां तक हमने पढ़ाया है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर नहीं है पूछना तो कोई बात नहीं है। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी। 2 से 3 बार बेटा रिवीजन पर डे करें, कोशिश ये करें कि हर हालत में हम नोट्स को कंप्लीट करते रहें, ताकि हमारे पास समस्याएं ना हो। वेस्टर्न का पार्ट जहां हम प्राचीन समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्राचीन के बीच में यदि हम किसी नए टॉपिक को पढ़ाने लगते, तो ये ध्यान रखना, फिर आपको ये बहुत समझने में दिक्कत होती। ठीक, इस पार्ट को आप ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो समझना बड़ा मुश्किल होता है बेटा। बुक भी इसको आप समझ नहीं पाएंगे अगर आप अपने पाप पढ़ रहे होंगे। इसलिए इसको रोका हमने। जहां यूनान की कला का हमारा प्राचीन यूनान और यूरोप की कला समाप्त हो जाती है, मध्य प्रवेश करेंगे, वहां से बेटा हम दिन बांट देंगे। फिर आपको सारा सिलेबस हम रिवीजन कराने लगेंगे, न केवल वेस्टर्न, बल्कि वेस्टर्न के साथ हम भारतीय स्थापत्य कला और उसी के साथ में जो एलटी के तौर पर शुरुआती पोर्शन में रहेंगी उनको हम पढ़ने लगेंगे, या भारतीय आधुनिक का भी हम साथ में शुरुआत कर देंगे। और इसी के साथ हमने बताया था कि जो है आपको कहीं ना कहीं पर, ठीक है, सामान्य अध्ययन पर ही भी कार्य करना होगा। सामान्य अध्ययन पर हमने एक टॉपिक मात्र अभी पढ़ाया था, 1957, सॉरी 1857 की क्रांति का विवरण। बेटा जनजातियों का विवरण हमने अभी रोक रखा है, कहेंगे सर जनजातियों का विवरण अभी नहीं पढ़ाया। जनजातियों का इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इसको और उसको हम आपस में मिलाएंगे तो होच पोच हो जाता थोड़ा सा। इसलिए इससे जब निकल पाएंगे तो हम उस चित्र को भी, उस चीज को भी हम पढ़ाएंगे। है कुछ नहीं बेटा, नोट्स हमारे पास सारा कंप्लीट पीपीटी में बना हुआ, समझा करके रिवीजन करा देना है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कहो तो हम 2 दिन में खींच देंगे, लेकिन वो फिर आपके लिए होच पोच का काम हो जाएगा। अभी सारी चीजें एकदम से पढ़ाएंगे तो समस्याएं हो जाएंगी, तो वो चीजें फिर आपको जब यूनान की समाप्ति की करेंगे तो हम साथ में ही चीजें जोड़ने लगेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर होगी अगले दिन।